28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ यह युद्ध, जो मॉडर्न जमाने का महाभारत कहा जाता है। यह युद्ध दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था, एलाइज पावर और दूसरा सेंट्रल पावर। दुनिया का यह भयानक युद्ध यूरोप और अफ्रीका में लड़ा गया था, लेकिन यह युद्ध ज़्यादातर यूरोप में ही हुआ था, इसलिए इस युद्ध को यूरोप का युद्ध कहना गलत नहीं होगा। इस युद्ध में अनुमानित रूप से मारे गए सैनिकों की संख्या 1 करोड़ थी। 1 करोड़ में से 60 लाख सैनिक एलाइज पावर्स के मारे गए थे और 40 लाख सेंट्रल पावर्स के मारे गए थे। इस युद्ध में घायल हुए सैनिकों की संख्या 2 करोड़ 30 लाख थी और इस युद्ध से मारे गए आम नागरिकों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा थी। इस आंकड़े में युद्ध के दौरान लापता हुए लोगों को भी कंसीडर कर दिया गया, क्योंकि उनका मानना था जो लोग कभी मिले ही नहीं, या तो वो युद्ध के दौरान मारे गए या किसी मलबे के अंदर दब के मर गए होंगे। मैं आपके साथ एक कैलकुलेटेड डाटा शेयर करता हूँ, जिससे आपको यह अंदाजा लग सके कि इस युद्ध में कितने प्रतिशत लोग मारे गए होंगे। उस समय दुनिया की टोटल आबादी 1.7 बिलियन थी, जो आज के समय में इंडिया और अमेरिका की कुल आबादी से भी कम है। इस युद्ध में 2.5 करोड़ लोगों की जान गई थी और 3.5 करोड़ लोग घायल हुए थे, जबकि कोरोना जैसी महामारी में 60 लाख लोगों की जान गई थी, वो भी तब जब दुनिया की आबादी 6 अरब थी, जो लगभग 0.1% हुई। और अकेले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ही 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे और उस समय दुनिया की आबादी 173 करोड़ थी, जो लगभग 1.5% है। मतलब कोरोना महामारी से भी 15 गुना अधिक लोग उस समय मारे गए थे। अब बात आती है कि यह वॉर शुरू क्यों हुई थी। तो कई इतिहासकार मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर शुरू होने के कई कारण थे। जैसे जर्मनी के नए राजा विलियम सेकेंड ने कई ऐसी नीतियां बनाई ताकि जर्मनी अपने सीमाओं को बढ़ा सके और एशिया में व्यापार कर सके। इससे सीधे नुकसान ब्रिटेन को ही होने वाला था। पूरे यूरोपीय देशों ने मिलकर म्यूचुअल डिफेंस अलायंस समझौता कर लिया था, जिसका सीधा मतलब था कि अगर यूरोप के किसी एक देश पर अगर कोई दूसरा दुश्मन देश हमला करता है तो यूरोप के सारे देश मिलकर उस देश पर हमला कर सकते हैं। उसी समय इसी तरह ब्रिटेन, फ्रांस और रूस में भी यह समझौता हुआ करता था, लेकिन यह समझौता 1907 में टूट गया। तीसरा और सबसे मेन रीजन, बोस्निया और हर्जेगोविना में रहने वाले लोग ऑस्ट्रिया और हंगरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे। इसी को लेकर ऑस्ट्रिया हंगरी के बनने वाले उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी बोस्निया की राजधानी साराजेवो, जो ऑस्ट्रिया के द्वारा औपचारिक रूप से कब्जा कर लिया गया था, उसके यात्रा पर निकले हुए थे। तभी भीड़ में से गैवरिलो प्रिंसिप नामक एक सर्बियाई छात्र निकलता है और इन दोनों की गोली मारकर हत्या कर देता है। उस समय गैवरिलो प्रिंसिप की उम्र महज 21 साल थी। गोली चलाने वाले ग्रुप में 5 और भी छात्र थे जिन्होंने गोली चलाई थी। इस घटना के कुछ दिनों के बाद 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया सर्बिया को कुछ शर्तें मानने को कहता है। जैसे पहला, जिस आतंकवादी संगठन ने उन छात्रों के समूह को बंदूक और बम दिए उन्हें ढूंढो और खत्म करो। दूसरा, अपने देश के अंदर चल रहे हमारे खिलाफ विद्रोह को रोको। इस हमले की जांच करने वाले ग्रुप में ऑस्ट्रिया और हंगरी के अधिकारी भी होंगे, ताकि इस हमले की जांच अच्छे से हो सके। और सर्बिया ने केवल यही शर्त नहीं माना। फिर क्या, ऑस्ट्रिया और हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर देते हैं और यहाँ से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत हो जाती है। यह युद्ध शुरू होने से पहले ऑस्ट्रिया जानता था कि सर्बिया के साथ संधि किए हुए रसिया भी उसके सपोर्ट में जरूर आएगा, इसलिए उसने अपने सहयोगी देश जर्मनी को अपनी तरफ से आने का निमंत्रण दिया। फिर अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस, फ्रांस और बेल्जियम पर युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और सर्बिया, रसिया, फ्रांस दोनों पक्षों को यह डर सताने लगा था कि अगर उन दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष पीछे हटता है तो वो अपने शक्तिशाली होने का प्रतिष्ठा खो देंगे, और इसी डर से युद्ध में कोई पक्ष पीछे नहीं हटता है। इस युद्ध में जर्मनी की एक और योजना थी। रूस के अपने सैनिकों को इस युद्ध में लाने से पहले फ्रांस को इस युद्ध से पूरी तरह बाहर करना। खैर, जर्मनी की यह योजना सफल तो नहीं होती है और जर्मनी की यह योजना को ब्रिटेन समझ जाता है। ब्रिटेन ने अपने गृह युद्ध होने की आशंकाओं को नजरअंदाज करते हुए फ्रांस के साथ की हुई संधि के कारण फ्रांस के बचाव में आ जाता है
और इस बात से घबराए हुए जर्मनी ने अपने सैनिकों को बेल्जियम से होते हुए रूस पर आक्रमण करना चाहता था, इसलिए उसने बेल्जियम से इसके लिए अनुमति मांगी। बेल्जियम ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर वो ऐसा करता है तो फ्रांस पर हमले का भागीदार बन जाएगा। फिर क्या था, जर्मनी ने 5 अगस्त को बेल्जियम पर भी युद्ध की घोषणा कर दी। सेंट्रल पावर यानी केंद्रीय शक्ति के पक्ष में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन अम्पायर जैसे देश थे। एलाइज पावर यानी मित्र राष्ट्रों के पक्ष में भी द ग्रेट ब्रिटेन, रसिया, सर्बिया, इटली, फ्रांस, बेल्जियम और 1917 के बाद यूएसए भी आ जाता है। अच्छा, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के ग्रुप को सेंट्रल पावर्स कहने के पीछे इन दोनों के जियोग्राफिकल लोकेशन कारण है, क्योंकि ये दोनों देश सेंट्रल यूरोप में पड़ते हैं। कई इतिहासकार यह भी मानते हैं कि केवल फ्रांस के साथ संधि के कारण द ग्रेट ब्रिटेन इस युद्ध में नहीं आते, लेकिन जिस प्रकार से जर्मनी ने लग्जमबर्ग और बेल्जियम पर आक्रमण कर रहा था, उससे ब्रिटेन को अंदाजा था कि वो उन पर भी हमला करेंगे, इसलिए ब्रिटेन इस वॉर में आते हैं और आने का कारण फ्रांस के साथ की हुई संधि को बता देते हैं। उस समय जर्मनी सेना में जितने सैनिक थे उसका केवल 10% ही सैनिक बेल्जियम के पास थे। फिर भी बेल्जियम ने जर्मनी को 1 महीने तक रोके रखा था, जिससे ब्रिटिश और फ्रांस दोनों को अच्छा खासा समय मिल जाता है अपनी सेना को तैयार करने को। लेकिन तब तक जर्मनी ने बेल्जियम के 95% भाग पर कब्जा कर लिया था। इसका डायरेक्ट फायदा तो ब्रिटिश और फ्रांस को तो हुआ, लेकिन जर्मनी के सैनिकों ने जो तांडव बेल्जियम के अंदर किए थे उससे बेल्जियम की आबादी 8 से 10% कम हो गई और वहाँ के लोग खाने को तरस जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ब्रिटिश और न ही फ्रांस ने अपने सैनिकों को बेल्जियम भेजा था। तब तक इटली भी 23 मई 1915 में एलाइड पावर्स के साथ आता है और सेंट्रल पावर्स पर वॉर का ऐलान कर देता है। इसके वॉर में आने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी थी कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ था तब तो इटली भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ ट्रिपल अलायंस में भागीदारी था, लेकिन उसने न्यूट्रल रहने का फैसला किया था। हालांकि इटली को ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ ऐतिहासिक दुश्मनी थी और इटली को यही सही मौका दिखा कि वह अपने इतालवी भाषी आबादी को ऑस्ट्रिया हंगरी से छुड़वा सकता है। फिर क्या, इटली ने 3 मई को ऑस्ट्रिया जर्मनी के साथ हुई ट्रिपल अलायंस से इस्तीफा देता है और 23 मई की आधी रात को ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। युद्ध की शुरुआत में इतालवी सेना में 3 लाख से भी कम लोग थे, लेकिन नवंबर 1918 में युद्ध के अंत तक लामबंदी के कारण इसके सेना में 50 लाख लोग हो जाते हैं। लामबंदी या मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश के सैनिकों या लोगों को अपने सेना में शामिल करना। इस युद्ध के दौरान जर्मनी ने कई गलतियां की। उसमें से कुछ गलतियां ये थी कि उसने अमेरिका के जहाज़ों को डुबो दिया था और इन जहाज़ों को डुबोने का कारण जर्मनी बताता है कि अमेरिका गुप्त रूप से एलाइज पावर्स को हथियार देता था। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने ऑफिशियली जर्मनी पर आक्रमण करने का ऐलान कर देते हैं। अक्टूबर में तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे जर्मनी युद्ध में अकेला पड़ गया था और युद्ध में हार जाने का डर और देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वहां के लोगों में गृह युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। तब के जर्मनी के सम्राट केजर विलियम II अपनी गद्दी छोड़ देते हैं और फिर जर्मनी में नई सरकार बनती है। 11 नवंबर 1918 को यह भयानक युद्ध खत्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, इतने बड़े युद्ध में बहुत सारा धन तो खर्चा हुआ ही होगा, लेकिन ब्रिटेन और जर्मनी ने सबसे ज़्यादा अपने अपने धनकोष का लगभग 60% हिस्सा इस युद्ध में खर्चा कर दिए थे। सबसे ज़्यादा मौत रूस और ओटोमन में हुई थी। रूस की उस समय आबादी 17 करोड़ थी, जिसमें से करीब 30 से 33 लाख लोग मारे जा चुके थे, और ओटोमन साम्राज्य की उस समय आबादी केवल 2 करोड़ थी, जिसमें से 28 से 32 लाख लोग मारे गए थे। उस हिसाब से ओटोमन साम्राज्य ने ज़्यादा प्रतिशत लोग मारे गए थे। ऑस्ट्रिया हंगरी के 20 लाख और जर्मनी के 28 लाख लोग मारे गए थे। फ्रांस ने 42 लाख और अमेरिका के 1 लाख लोग मारे गए थे। और सर्बिया, जिसके एक डिसीजन ने इस वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की थी, उसकी आबादी महज 45 लाख थी, उसमें से भी 12 लाख लोग मारे गए थे। मतलब 1/4 आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई थी।
सबसे कम मौतें इंडिया और जापान में हुई थी, लगभग 50,000 के आसपास। इस युद्ध के बाद कई नए देश भी बने, जैसे पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और लिथुआनिया। पोलैंड ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रसिया से अलग होकर बना था। यूगोस्लाविया ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर से अलग होकर बना था, जबकि चेकोस्लोवाकिया ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर से अलग होकर बना था और लिथुआनिया रसिया से अलग होकर बना था। एक प्रश्न आप सभी के जहन में तो जरूर ही आता होगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भारत को शामिल होना पड़ा था क्योंकि भारत पर ब्रिटिश का शासन था। भारतीयों को यह अंदाजा था कि अगर हम युद्ध में अंग्रेजों का साथ देते हैं तो वो हमें कुछ संवैधानिक अधिकार तो दे ही देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने बिल्कुल इसका उल्टा किया और उन्होंने सन 1919 में रॉलेट एक्ट ला दिया। इस एक्ट के तहत अंग्रेज बिना किसी कारण के किसी भी भारतीय नागरिक को कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं और तब महात्मा गांधी ने उनके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान कर देते हैं। जब आप विस्तार रूप से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की कहानी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सेंट्रल पावर से तो केवल जर्मनी ही था जो अकेले एलाइज पावर पर हावी था। अगर इस युद्ध में अमेरिका नहीं आता तो जर्मनी शायद ब्रिटेन को हरा देता और वे सारे देश जो ब्रिटेन के गुलाम थे उसी समय आज़ाद हो जाते।